इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स पिछले लगभग 20 वर्षों से किसानों के साथ किसानों के लिए काम कर रही एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत के लगभग 20 राज्यों में लाखों किसानों के साथ जुड़कर उनकी आजीविका को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए आईसेफ द्वारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट एवं विमेन एम्पावरमेंट से लेकर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट तक सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हम डिजिटल माध्यम का भी उपयोग कर रहे हैं ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, और आपको हर बार मिलवाते हैं अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञों से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री विजय सरदाना जी से, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती अब एक नए नियमों के तहत विषय पर चर्चा में शामिल हुए किसानों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के सवालों का समाधान किया। आप दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं एवं CDAC और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं नब किसान फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ नाबार्ड के एवं विभिन्न बोर्ड और एक्सपर्ट कमिटीज के मेंबर भी हैं। आइए आपसे जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती अब एक नए नियमों के तहत विषय पर आपके विचार। आइए स्वागत करते हैं श्री विजय सरदाना जी का। उन सबका हार्दिक अभिनंदन। जब से ये लॉकडाउन हुआ है बहुत सारी समस्याएं आई हैं इस देश में और पहले भी रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने आज तक जितनी समस्याएं रही हैं और एक कोविड के कारण जिस तरह से लॉकडाउन रहा है और उन समस्याओं का बढ़ता हुआ रूप हमने देखा है, भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्धारण किए हैं, जिसका मैं कहूँगा पॉलिसी चेंजेस किए हैं, और जिसके कारण से इस देश के किसान, इस देश के कंज्यूमर, इस देश की इंडस्ट्री सबको फायदा होने वाला है। कानून का फायदा दो लेवल पे होता है। पहला तो ये होता है कि जो कानून बनता है वो कानून अच्छा बने, अगर उसमें कोई कमी हो तो उसमें सुधार हो। दूसरा, उस कानून को जो लोगों को फॉलो करना है वो उसको समझे और प्रॉपरली अपनाए। और तीसरा सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम कोई भी कानून या कोई भी समझौता करते हैं तो उसको ईमानदारी से फॉलो करें। अगर हम तीन चार बातों का ध्यान रखेंगे तो ये हमारी राष्ट्रभक्ति होगी, ये हमारा राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी अगर फौजी बने ये जरूरी नहीं, हर आदमी किसान बने ये जरूरी नहीं, लेकिन जो काम हमारे लिए है अगर हम उसको ईमानदारी से करते हैं तो ये हमारी तरफ से राष्ट्र सेवा है और राष्ट्रभक्ति है। अब आज की चर्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है कि जो भारत सरकार ने 5 जून को 3 नए अध्यादेश लाए, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाने पड़े हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और शुरुआत में बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कानून कब बनेगा, क्या होगा, राज्य सरकारें मानेंगी नहीं मानेंगी। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं इस देश में, उसकी वैधता और उसकी वैलिडिटी वही होती है जो संसद कानून पास करती है। और जो कानून केंद्र सरकार अपने आधार क्षेत्र में पास करती है वो राज्यों पे लागू होता है, उसको राज्य मना नहीं कर सकते। जहां जहां पे लोकल सुझाव या जहां पे राज्य सरकारों को अपना काम करना होता है या उस कानून में ये कहा जाता है कि इन इन क्षेत्रों में मान लीजिए 20 क्लॉज है और उसमें 3 क्लॉज पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी, सिर्फ राज्य सरकारें उतने तक ही अपना इंटरवेंशन कर सकती हैं। बाकी में ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे और हम नहीं चाहते सरकार हमारे काम में टांग अड़ाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विचार आए हैं बाकी संगोष्ठियों में जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री, किसानों और बाकी दोस्तों ने ये कहा है कि साहब राज्य सरकार के अधिकारी कहते हैं हम तो नहीं मानते। देखिए, कोई भी अधिकारी इस देश में इस कानून से बड़ा नहीं होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब कानून से छोटे ही होते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो किसी भी इंडिविजुअल की बात को आप उसी तरह से लें कि क्या जो वो कह रहे हैं वो कानून सम्मत है या नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते तो आप उनसे कहिए, आप लिख के दे दीजिए, हम केंद्र सरकार से इसका स्पष्टीकरण ले लेंगे, तो क्लैरिटी सामने आ जाएगी। अब बात आती है कि हम जिस चर्चा पे आज हैं वो क्या कानून है, उसमें हमारे लिए क्या है, उससे हम अपने जिंदगी में, अपने व्यापार में, किसानी में
जो भी काम हम खेती से संबंधित कर रहे हैं उसमें हम उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं और उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 तारीख को भारत सरकार ने 3 अध्यादेश, राष्ट्रपति महोदय ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ऑर्डिनेंस, जिसको हम अल्टरनेट टू एपीएमसी भी कह सकते हैं। ये एपीएमसी को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टरनेट टू एपीएमसी की एक तरफ एपीएमसी राज्य सरकारों का कानून है, अब ये नया जो कानून है ये केंद्र सरकार। बहुत कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग करने से डरते थे, क्योंकि पता नहीं था कि होगा क्या, मैं मेहनत भी करूंगा तो मुझे मिलेगा भी या नहीं कुछ। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है। मैं इसको जो आपके सामने कुछ हाइलाइट्स रखूंगा, क्योंकि 12 पेज का बहुत डिटेल्ड लॉ है। 12 पेज में अगर आपके मैं निटी-ग्रिटी में जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। मैं आपके सामने हाइलाइट्स रखूंगा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम किसान हैं, हम बिजनेस में, हम ट्रेड में हैं, हमारे लिए क्या है, और वो ऑपरेटिंग पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ये एक नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर फार्मिंग एग्रीमेंट, मतलब कि आपके राज्य पे लगेगा या नहीं लगेगा, पहला सवाल ये आता था। आप अगर भारत के अंग हैं तो आप पे ये लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम महाराष्ट्र में, हम तमिलनाडु में, हम नहीं मानते। अगर आप भारत के हिस्से में हैं, आप भारत राष्ट्र के पार्ट हैं, तो ये आपके लिए भी है। कौन कौन लोग होंगे इसमें? किसानों को एम्पावर किया गया है टू एंगेज विद बिजनेस फर्म्स। किसान है, आप खेती करते हैं, आप सब्जी उगाते हैं, आप टमाटर उगाते हैं, आप मुर्गी पालन करते हैं, आप डेयरी में हैं, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी एक्सपोर्ट हाउस के साथ, किसी के साथ भी, चॉइस आपकी है, मैं एक अनुबंध करना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को समझें कि साहब मैं और आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, मैं रोज रोज परेशान होता हूं, मेरे को बाजार समझ में नहीं आता और आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता, ये सब चैलेंजेस रहते हैं। तो ये किसानों को कहा गया है कि आप एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर, होलसेलर, एक्सपोर्टर, रिटेलर, आप किसी के साथ भी अनुबंध कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आज आप एफपीओ हैं, आप किसान हैं और आप किसी सीड कंपनी के साथ, किसी पेस्टिसाइड कंपनी के साथ, किसी फर्टिलाइजर कंपनी के साथ अगर आप अनुबंध करना चाहते हैं कि आप हमें इस तरह का बीज, इस तरह की खाद, इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की इंश्योरेंस देंगे, वो एग्रीमेंट भी इसमें शामिल है। तो ऐसा है कि आज आप जैसे जाते हैं रिटेल शॉप में, जाके कोई भी बीज और पेस्टिसाइड खरीद लेते हैं, आपको पता नहीं लगता। आज आपने एफपीओ बनाया, आपके पास 500,000 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए डायरेक्ट कंपनियों से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हमें बीज चाहिए, हमें जो दवाइयां चाहिए आप वो देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से आप बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात कर सकते हैं, आप जिससे चाहे बात कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट आपको एक स्ट्रेंथ देता है कि आप अपने बिजनेस को बेटर ढंग से, अपने फार्मिंग को बेटर ढंग से मैनेज करें, ताकि सबके लिए फेयर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि बाद में कोई ना पलटे, साहब मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कुछ और कहा था, इन्होंने कुछ और समझा है। इस तरह की एम्बिग्युइटी से प्रॉब्लम आती है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये कानून कब से लागू होगा? 5 तारीख को राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर किए थे, इमीडिएटली ये कानून लागू हो गया है। तो अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं किसी के साथ, आज से आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई डेट डाली नहीं गई है। फार्म प्रोड्यूस की जहां तक बात है, फार्म प्रोड्यूस आप किसको मानेंगे? जो भी चीज आप खेती से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, चाहे वो ऑयल सीड्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, कोर सीड्स हैं, फ्रूट्स, नट्स, शुगर केन, उसके अलावा लाइव स्टॉक में जैसे पोल्ट्री, पिगरी, गोटरी, डेयरी, कुछ भी आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप कर रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं नेचुरल फॉर्म में या प्रोसेस्ड फॉर्म में, आप उसको कर सकते हैं। कैटल फॉडर आपका जो है, ऑयल केक्स हैं, आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रॉ कॉटन के लिए आप कर सकते हैं, सीड्स के लिए कर सकते हैं, जूट के लिए कर सकते हैं। जिसको भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भारत की संस्था मानती हैं, भारत के कानून मानते हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं। अब रही बात कि किस तरह की ट्रेडिंग में ये लागू होगा, कहां कहां हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। पहली बात तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो आपको मानना पड़ेगा।
दूसरा जो हमने अब इसमें दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस कानून को आइसोलेटेड वे में नहीं देखें। आपको और सारी सुविधाएं दी गई हैं जो आपके ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस में भी हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी सुविधा दी गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से भी ट्रेड कर सकते हैं। आपके जो फार्मर सर्विसेज है उसमें आपके सीड, फीड, एग्रोकेमिकल्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, नॉन केमिकल्स, एग्रो इनपुट और बाकी जो चीजें हैं उनको भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं। किसान कौन होगा? सबसे मुद्दा यह है कि साहब किसान कौन होगा? किसान वो जिसकी जमीन है, किसान वो जो किराए पे जमीन लेके खेती करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। या एफपीओज जो मिलके कलेक्टिव वे में काम करते हैं। तीनों इस कानून में, तीनों को हमने किसान माना है और ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लेबर को हायर करके खेती करें, आप खुद खेती करें, आप एफपीओ बना के खेती करें, ये सब किसान है। फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा। रिटर्न एग्रीमेंट में दोनों का फायदा है, क्योंकि आज आप बात कर रहे हैं फसल बीज लगाने से पहले। फसल आएगी आपकी कम से कम 120 दिन बाद। 120 दिन बाद बाजार के हालत क्या होंगे, क्या स्थितियां होंगी, ना आपको पता है ना आपके स्पॉन्सरर को पता है। स्पॉन्सरर वो जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसान भाइयों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको भी नहीं पता। और ये हो सकता है कि 120 दिन बाद परिस्थितियां या तो किसान के फेवर में नहीं हो, या दूसरी तरफ आपका स्पॉन्सरर के फेवर में नहीं हो, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में से भागने की कोशिश करें, या दो में से एक आदमी भागने की कोशिश करे। उस समय कॉन्ट्रैक्ट की वैधता क्या होगी किसी को नहीं पता, अगर वो लिखित में नहीं है तो। अब किसान भाइयों को कॉन्ट्रैक्ट लिखना नहीं आता तो उसके लिए क्या होगा, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इसके लिए भारत सरकार कुछ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रही है, ताकि आप उस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट को अपनाएं। आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी या हिंदी लिखनी नहीं पड़ेगी, उसमें शायद फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपको वही भरना होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप कब करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, और जो कहा जाता है कि आप प्रायर टू प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आज मैं मेज उगाना चाहता हूं और मैं पोल्ट्री की कंपनी हूं और आप किसान हैं, मैं कहता हूं आप मेरे लिए मक्का उगाइए, और हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मक्का कौन सा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें मॉइस्चर क्या होगा, उसमें बाकी चीजें क्या होंगी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है। कौन डिलीवरी देगा, कहां देगा, कैसे देगा, पेमेंट सिस्टम क्या होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकती हैं। आपको मुर्गी पालन करना है, आप पोल्ट्री इंटीग्रेशन में है, आपको फ्लोरिकल्चर करना है, आप एग्रीमेंट में है, आपके पास ग्रीन हाउसेज हैं, आपको एग्रीमेंट करना है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से एग्रीमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट में आप इस बात को समझिए कि ओनरशिप किसका रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्लैरिफिकेशन हमें समझना पड़ेगा। जब तक फसल किसान के पास है, ओनरशिप किसान का रहेगा। यह कंपनी नहीं कह सकती कि किसान ने मेरे कहने से फसल उगाई है और मैंने इसको बताया है कि मक्का बेचना है या गेहूं उगाना है या क्या करना है, और किसान ने मेरी नॉलेज से ग्रोइंग किया है इसलिए क्रॉप मेरी हो गई। ये नहीं चलेगा। जब तक किसान के पास फसल है, किसान उसकी है, सॉरी, फसल उसकी है। और आप जब पेमेंट करेंगे किसान को, तब आपको उसका मालिकाना हक मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सरर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, टाइमली पेमेंट नहीं करता है, और किसान को जो उसने वादे किए वो पूरे नहीं करता है, कहने का मतलब यह है कि फसल पे अधिकार किसान का है, किसान जहां चाहे बेच सकता है। किसान को बांधा नहीं जा सकता कि अगर मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं तो आप किसी और को नहीं बेचेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस कानून को समझना जरूरी है, क्योंकि किसान एक बहुत छोटी एंटिटी है। वो कंपनी आप 5,000 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर पेमेंट ना करे, तो क्या 5,000 किसानों की जिंदगी कंपनी के भरोसे रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। किसान को उसका हक मिलना चाहिए। जो प्रोडक्शन एग्रीमेंट है उसमें आप फार्म सर्विसेज आप पूरी देंगे, आधी देंगे। आपका एग्रीमेंट क्या है? किसान बीज खरीदेगा, आप पेस्टिसाइड देंगे, या आप सारे इनपुट देंगे, ट्रैक्टर कौन देगा, लेबर कौन देगा, आप जैसा चाहे
डिटेल में जाके कौन सी चीज किसान को करनी है, कौन सी कंपनी को करनी है, आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि बाद में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। और अगर मान लीजिए कि अकाल होता है, बाढ़ आती है, बारिश आती है, कुछ भी चीज होती है जो किसान के बस की बात नहीं है, किसान के कंट्रोल में नहीं है, या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, या कल को बर्ड फ्लू आ जाता है, या कोई और बात हो जाती है, तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीजें आती हैं इस तरह की, उसमें एग्रीमेंट बहुत क्लियर है कि उसमें किसान की लेनदारी या देनदारी नहीं बनती है। ये हमें समझना पड़ेगा। फोर्स मेजर क्लॉज को हमें कैसे समझना है? कौन कौन लोग इस पूरे एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप कंपनीज, लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, भारत सरकार की संस्थाएं, जो भी किसान के साथ डील करना चाहती हैं वो उसमें एंटर हो सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है कि आपने एग्रीमेंट साइन किया, मैंने एग्रीमेंट साइन किया, एक कॉपी आपने रख ली, एक कॉपी मैंने रख ली। जब डिस्प्यूट हुआ, आप कहते हैं साहब मैंने तो एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया, मेरे को कॉपी नहीं मिल रही। किसान कहता है साहब मैं क्या करूं, मेरा तो गांव में मैंने एग्रीमेंट रखा था, बाढ़ आई, कागज बह गए, अब मैं क्या करूं? किसान का कागज गायब हो गया और कंपनी कह रही है कि मेरा एग्रीमेंट की कॉपी मिल नहीं रही है, खो गई है, या मैंने एग्रीमेंट किया ही नहीं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। ऐसा ऑनेस्टली भी हो सकता है, मजबूरी में भी हो सकता है, और मैनिपुलेशन के कारण या बैड माइंडसेट से भी हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि हम एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाएंगे जिसमें जो भी आप एग्रीमेंट साइन करें, हो सकता है अभी इस पे कार्रवाई चल रही है, डिफाइन किया जा रहा है उसको, हो सकता है कि आपके एग्रीमेंट की सॉफ्ट कॉपी आप उसको अपलोड कर दें, ताकि कल को डिस्प्यूट हो तो उस एग्रीमेंट की कॉपी इंटरनेट से डाउनलोड करके जो भी अधिकारी हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, वो उसको पढ़ के और अपना जजमेंट दे सकते हैं कि गलती अगर है तो किसकी है, और अगर कंपनसेशन मिलना है तो कौन और कैसे और कितना देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए अब हम मान लीजिए एग्रीमेंट में हम एंटर होना चाहते हैं। एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जैसा मैंने पहले कहा कि इट शुड बी रिटन एग्रीमेंट। और जब हम रिटन एग्रीमेंट की बात करते हैं तो रिटन एग्रीमेंट में आप क्या लिखेंगे? रिटन एग्रीमेंट में आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे उसमें टाइम ऑफ सप्लाई, क्वालिटी कि आप किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं, आपका ग्रेड स्टैंडर्ड क्या होगा। अभी जैसे मंडी में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, टमाटर छोटा है बड़ा है, आलू छोटा है बड़ा है, क्या देना है क्या नहीं देना है, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन हमें इस बात को लिखना पड़ेगा उसमें, आप जो प्राइस देना चाह रहे हैं, जो आपने नेगोशिएटेड किया है कि आप हमारे लिए मक्का उगाइए, मुर्गी उगाइए, दूध उगाइए, टमाटर उगाइए, सब्जी उगाइए, हम आपको 10 रुपए किलो देंगे। अगर आपने ये कमिट किया है तो वो आपने उसको लिखना पड़ेगा, प्राइस जरूरी है एग्रीमेंट में। उसके अलावा अगर कोई आपका मैटर है कि आप इसको प्रॉपर पैक करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, प्लास्टिक की क्रेट में देंगे, थैले में देंगे, कागज में लपेट के देंगे, जो भी आपको लिखना है वो आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा, आई ऑफ फार्म सर्विसेज, ये कौन देगा? आप एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि बीज मैं दूंगा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, बीज आपको इंतजाम करना है, पेस्टिसाइड आपको करना है, लेबर आपको करना है, मशीन आपको करनी है, मैं तो सिर्फ आपसे खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा हूं कि अगर आप मुझे इस साइज और ग्रेड का टमाटर देंगे या कोई भी चीज जो मेरे को जरूरत है, अगर आप वो प्रोड्यूस करके देते हैं तो मैं आपको बदले में इतना पैसे दूंगा, और मेरी रिक्वायरमेंट इतने किलो, इतने टन, इतने क्विंटल जो भी है वो मैंने उसमें लिख दी। तो ये सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट क्लॉज भी आपके उस एग्रीमेंट में होगा। दूसरा जो है कि किसी भी तरह का आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आपने 4 एकड़ 5 एकड़ बटाई पे दे रखी है किसी और को, और वो भी वही फसल उगा रहा है जो आप उगा रहे हैं, और किसी कारण से आपकी फसल में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, तो आप जो आपकी किराए की जमीन है जिसपे आपने क्रॉपिंग के लिए उसको लीज दी हुई है, जिसको क्रॉपर कहते हैं, या बटाई पे जो जमीन दी गई है, आपका उस पे कोई मालिकाना अधिकार नहीं होगा, ना किसान का ना कंपनी का, क्योंकि जिस आदमी ने आपसे बटाई की जमीन ली है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। अगर वो आपके एग्रीमेंट का पार्ट है तो ये आपको एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जमीन मेरी थी,
मेरी तो 10 एकड़ जमीन ही थी, अब मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। तो ट्रांसपेरेंसी और सबके राइट्स को ध्यान में रख के एग्रीमेंट बनाया गया है। अब ये एग्रीमेंट कितने समय का होगा, कितने समय तक हम इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी माने? मिनिमम एक क्रॉप साइकिल, कि मेरे को अगले सीजन में मक्का चाहिए, मैं आपके पास आया कि भाई साहब मेरे को मक्का चाहिए, आप मुझे मक्का दे दीजिए, मैंने आपके लिए मक्का उगाया एक सीजन में और आपको दे दिया, एग्रीमेंट खत्म। या आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं कि नहीं साहब मुझे तो रेगुलर चाहिए ऑयल सीड, आप एक काम करिए कि खरीफ में मेरे लिए ये उगाइए और रबी में मेरे लिए ये उगाइए, मैं आपसे साल भर का एग्रीमेंट करता हूं, या मैं 5 साल का आपसे मक्का का एग्रीमेंट करता हूं, हर साल आप मेरे लिए मक्का उगाएंगे। जब आप ऐसा कह सकते हैं तो इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी 5 साल तक हो सकती है, और ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं अल्फांसो की खेती चाहता हूं, वो 5 साल से ज्यादा जाएगा, 20 साल का पौधा है, 18 साल का है, 17 साल का है, अब उसका क्या होगा? तो मैं आपके साथ म्यूचुअली एग्रीड करता हूं कि सर मेरे पास 50 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन है, मैं उसमें आपके लिए अल्फांसो उगाऊंगा और ये एग्रीमेंट 20 साल तक लागू रहेगा। आप भी तैयार है मानने को, मैं भी तैयार। आप जो 5 साल से लंबा एग्रीमेंट है वो म्यूचुअली आप लोग डिसाइड करेंगे और साइन करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फसलें होंगी खासकर फ्रूट्स में और ट्री फ्रूट्स में या ट्री वेजिटेबल्स में, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना पड़ेगा, और ये म्यूचुअली एग्रीड होगा। जहां तक बात आती है कि हम आगे सरकार क्या करेगी, तो जो जैसा मैंने पहले कहा कि आपके लिए जो गाइडलाइंस हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान इस बात को जानते नहीं है कि एग्रीमेंट कैसे होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों की जानकारी के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए भारत सरकार गाइडलाइंस जारी कर सकती है, बता सकती है कि किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंडीशन फॉर परफॉर्मेंस, आपका एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, आपने वायलेट किया या नहीं किया। आपने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर वैरायटी की सब्जी चाहिए, उसका साइज ये होगा, वेट ये होगा। अगर आज कोई मेरे से किसान बोलता है कि साहब आप मेरे को राजस्थान में सेब उगा के दे दो, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? तो उसमें यह कहा गया है कि आपको जब भी आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, वो आपके लिए जो कंपैटिबिलिटी होगी, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, वहां की जो वातावरण और जो नेचुरल रिसोर्सेज संबंधित कोई चीज होगी, उसको ध्यान में रख के आप करिए। आप किसान को ये नहीं कह सकते कि साहब आप मेरे को सब तरह के फ्रूट दे दो। एक आपने वेग एग्रीमेंट कर लिया और किसान ने साइन कर दिया, और कल आपने कह दिया साहब किसान ने तो सब कुछ दे दिया, सेब नहीं दिए। अब जब वहां सेब पैदा हो ही नहीं सकता, तो आप किसान को कैसे कहेंगे कि उसने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है? क्योंकि आपके एग्रीमेंट के हिसाब से तो सब कुछ देगा किसान, 10 तरह के फल देगा, जब वहां हो ही नहीं सकते तो क्या करेगा वो? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और बहुत क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा क्वालिटी। आप ये अगर लिखते हैं कि आई नीड गुड क्वालिटी मटेरियल, अब गुड की डेफिनेशन क्या है? आई नीड ऑप्टिमम साइज ऑफ पोटैटोज, अब ऑप्टिमम साइज ऑफ पोटैटोज की डेफिनेशन क्या है? तो रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा कि आप लोग जितना भी एग्रीमेंट करें, चाहे वो किसान है या कंपनियां हैं, बी स्पेसिफिक। क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे उतने झगड़े कम होंगे, उतना दोनों की लाइफ पीसफुल रहेगी, किसी को ये नहीं लगेगा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। आप अपने एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हैं, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं उसमें कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितने होने चाहिए, फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होगा, आप कौन सी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, आप कौन सा लेबर और सोशल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि आप बहुत सारे किसान जो एक्सपोर्ट हाउस के साथ डील करते हैं वो ग्लोबल गैप में डील करते हैं, कोई बीआरसी में करता है, अब इंडिया गैप की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में रेफर कर सकते हैं। अब किसान कहेगा नहीं साहब मेरे को पेस्टिसाइड रेजिड्यू से क्या लेना देना, आपने टमाटर मांगा था मैंने दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर टमाटर है लेकिन अनसेफ है तो उसका मैं क्या करूंगा, या मेरे क्वालिटी रिजेक्ट हो गया तो मैं उसका क्या करूंगा? आपने तो डाल दिया लेकिन मेरे तो किसी काम का नहीं है।
तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे किसान है, एफपीओ है, कंपनियां हैं, जितना हम ट्रांसपेरेंट और एलोबरेट होंगे अपने एग्रीमेंट में, उसके दो फायदे हैं। एक तो बाद में झगड़े नहीं होंगे, दूसरा किसान को ये बात समझ में आएगी कि भाई साहब पेस्टिसाइड डालना है तो संभल के डालो, नहीं तो ये क्रॉप रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप सस्ते बीज के चक्कर में घटिया बीज ले रहे हैं और आपकी क्वालिटी नहीं आ रही है, साइज नहीं आ रहा है, कलर फ्लेवर नहीं आ रहा है जो आपके एग्रीमेंट में लिखा है, तो फिर आपके लिए मुश्किलें होंगी। आपने बड़ी बड़ी बातें करके एग्रीमेंट तो साइन कर ली है कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा, जैसा आप चाहोगे कर दूंगा, लेकिन जब बीज खरीदने की बात आती है, खेती करने की बात आती है, तब हम कुछ ना कुछ इग्नोरेंस के कारण, किसी और चीज के कारण, किसी और सेल्समैन के बहकावे में आके गलत चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके कारण अगर फसल खराब होती है तो बायर की जिम्मेवारी नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और दूसरा जो अधिकार इस एग्रीमेंट में दिया गया है कानून में, कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो जिसने आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया है वो आपकी खेत पे आके आपकी फसल की चेकिंग कर सकता है। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आप मुझे ऑर्गेनिक फसल देंगे, मेरा जब मन करेगा मैं आपके साथ आके चेक कर लूंगा कि पीछे से आपने रात को पेस्टिसाइड तो नहीं छिड़क दिया। यह अधिकार है मेरा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने क्या करूं, आपको तो ऑर्गेनिक से मतलब है, मैं बीच में क्या करता हूं आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट में यह अधिकार है कि जो भी पर्सन है, चाहे वो मॉनिटरिंग करे, उसकी किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी को लगाए, जो भी लगाए, अपने हक का बचाव करने का अधिकार दोनों पार्टीज को है। इसमें किसान अपने कह नहीं सकते कि मैं नहीं करूंगा। अब बात आती है प्राइसिंग को लेके कि प्राइस क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप उसमें गारंटीड प्राइस आपको एक देना पड़ेगा कि मैं आपसे 5 रुपए किलो लूंगा, 10 रुपए लूंगा, 50 रुपए लूंगा, जो भी है मिनिमम मैक्सिमम जो भी दोनों के बीच में तय होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी आपने लिखा, क्वांटिटी आपने लिखा, तो प्राइस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ये आता है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपने गारंटीड प्राइस लिख दिया है और आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपने लिखा कि मैं आपको एफिशिएंसी दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन चीज है कि आप सरसों पैदा करते हैं, हमने कहा कि 40% अगर सरसों में तेल होगा तो हम आपको 40 रुपए किलो देंगे, और अगर उस सरसों में 38% तेल निकला तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो 40 का किया था, तो वो आपका डिडक्शन होगा। लेकिन जब आपका 42% तेल निकलेगा तब आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे हैं कि कंपनियों ने एग्रीमेंट किसानों के साथ किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम आपको इतना पैसा देंगे और अगर उसमें कुछ कमी हुई तो हम इतना पैसा काटेंगे। लेकिन अगर किसान ने मेहनत करके ज्यादा अच्छी क्वालिटी दी या उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा था, जहां उसको प्रीमियम मिलना चाहिए था, एग्रीमेंट वहां साइलेंट है। वहां कहीं नहीं कंपनियों ने लिखा है कि हम आपको प्रीमियम देंगे। बहुत सारे एग्रीमेंट में ये कमी है। तो दोनों बातें की जाएंगी कि अगर आप कम क्वालिटी का माल देंगे तो आपका पैसा काटा जाएगा, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी देते हैं, जो हमारे बीच की बात है, अगर आप इसमें मान लीजिए कि 40 की जगह 42% का ऑयल सीड देते हैं तो हम आपको प्रीमियम देंगे, ये भी लिखना चाहिए। और इसीलिए किसानों के लिए गाइडलाइंस आएंगी कि जब आप नेगोशिएट करें किसी भी चीज का तो आप कर सकते हैं। दूसरा, रेफरेंस प्राइस भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कमिट नहीं कर रहे हैं कि मेरे को नहीं पता कि आज के बाद फसल क्या होगी, रेट मैं आज कैसे बताऊं कि 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जब ये फसल आएगी मक्के का रेट क्या होगा, गेहूं का क्या होगा, टमाटर का क्या होगा, तो मैं रेफरेंस प्राइस दे सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं आज दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरा व्यापार है, मैं आजादपुर मंडी में डील करता हूं और आप दिल्ली के आसपास के किसान हैं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, आपका जो भी आजादपुर मंडी का रेट होगा मैं उस पे आपको 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब आपने एक रेफरेंस प्राइस खड़ा कर दिया। अगर आजादपुर मंडी का रेट ज्यादा है तो आपको 50 रुपए जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके समझ में था कि शायद 10 रुपए के आसपास रहेगा,
लेकिन आजादपुर मंडी चली गई 5 रुपए। तो 5 रुपए में 5 रुपए किलो का मतलब हुआ कि 5 रुपए 500 रुपए क्विंटल के ऊपर 50 रुपए क्विंटल। लेकिन अगर आजादपुर मंडी 20 रुपए चली गई और आपका रेफरेंस प्राइस आजादपुर मंडी है, तो अब आपको 20 रुपए के ऊपर 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोनस देना पड़ेगा जो आपने एग्रीमेंट किया। तो आपके पास एक रेफरेंस प्राइस रहेगा। तो दोनों तरीके हैं, आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप रेफरेंस प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ही एक तरीका है जिसमें आप अनडिस्प्यूटेड काम कर सकते हैं। किसान बीज भी लगाएगा और सब कुछ वही करेगा, तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ इट। और मैं आपको सिर्फ इतने पैसे दूंगा फिनिश्ड गुड्स के, तो मैं आपको कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ फिनिश कॉस्ट दे रहा हूं। तो कैसा भी अगर आप एग्रीमेंट चाहते हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। अब आती है बात कि साहब माल लिया कहां से जाएगा। डिलीवरी, माल भी पैदा हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, क्वालिटी भी हो गई, दाम भी तय हो गए। अब डिलीवरी कहां मिलेगी, इस पे कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि भाई आपकी जो डिलीवरी है वो किसान के गेट की हम मानेंगे। खेत पे माल तैयार है, आप आइए अपना माल ले जाइए। अब आप ये उम्मीद नहीं करें किसान से कि किसान आपके लिए ट्रक का अरेंजमेंट करेगा और आपको बंबई तक पहुंचाएगा। ये शायद किसान की क्षमता में नहीं है। ये आपको अपने एग्रीमेंट करते समय बात को समझना पड़ेगा। और किसान अगर सक्षम है, बड़ा किसान है और वो ये सर्विस देने को तैयार है, वो आप जरूर लिख लीजिए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट में कि किसान हैज एग्रीड टू डू इट। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आपको फार्म गेट पे अपना माल उठाना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो टाइम है, ऐसा नहीं है कि ठीक है आप बना के रखो मैं आके लेता हूं और आप 1 महीने तक आए नहीं लेने, ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर किसान ने आपको कहा है कि सर फसल तैयार है आप ले जाइए, और उसने आपको बता दिया है कि कल परसों तक फसल तैयार हो जाएगी, और आप अगर उस बात को मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको टाइमली क्रॉप को एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको कह दिया कि साहब मंडे को आप अपनी फसल ले जाइए, तो तब आप कहोगे ठीक है मैं मंडे को सोचूंगा, और फिर मैंने आपको मंडे को फोन किया कि सर फसल तैयार हो उठवाइए, तो कहते हैं अरे यार अभी तो मैं कहीं और बिजी हूँ, मैं तो अभी अमेरिका में बैठा हूँ यार, आगूंगा अगले महीने तब बात करता हूँ। ये नहीं चलेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको टाइमली फसल उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी लॉस होता है, उससे चीजों में खराबी आएगी, फिर आप कहेंगे जी माल तो कुछ और था। और अगर आप टाइमली फसल नहीं उठाते हैं और किसान अगर वो फसल किसी और को बेच देता है, तो जिम्मेवारी किसान की नहीं है। आप किसान को बॉन्ड नहीं बना सकते कि नहीं साहब मैंने ही तो कहा था, आपने क्यों बेच दिया, आपको इंतजार करना चाहिए था, मेरे पास और भी बहुत काम है। ये कहानियां नहीं चलेंगी। आपको जो कमिटमेंट किया है आपको वो ऑनर करना पड़ेगा और आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर किसान तैयार है और आप अचानक ये कहते हैं कि नहीं सर अब तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरा तो कहीं और से माल आ गया, आप एग्रीमेंट से रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ये कमिटमेंट है। अब यह है कि पेमेंट कब और कैसे दी जाएगी। डिलीवरी की हमने बात करी, पेमेंट कब और कहां और कैसे दी जाएगी। जो लोग सीड प्रोडक्शन में हैं, एक तो है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है सीड प्रोडक्शन। आप मक्का बेचते नहीं है, आप मक्के का सीड पैदा करते हैं, और सीड प्रोडक्शन में आपके लिए क्या ऑप्शन है। ऊपर की चीजें तो सब कॉमन है, कोई फर्क नहीं है उसमें। फर्क आता है आपका पेमेंट टर्म्स में। आपने सीड लिया, आप जब सीड उसके खेत से उठा रहे हैं, तो आपको उसी समय 2/3 कॉस्ट, जो भी आपका एग्रीमेंट है कि आपने कहा मेरे लिए सरसों के बीज उगाइए, मक्के के बीज उगाइए, टमाटर के बीज उगाइए, जो भी आपका एग्रीमेंट, अगर उसका एग्रीमेंट है कि 50 रुपए किलो हम आपसे सीड लेंगे, तो आपको 2/3 अमाउंट, अगर 60 रुपए का रेट है तो 40 रुपए आपको तुरंत देने पड़ेंगे। 20 रुपए आप जब उसका सीड की क्वालिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपके जो जर्मिनेशन टेस्ट हैं एज पर कानून, जो भी सीड के क्वालिटी पैरामीटर्स जो आपने एग्रीमेंट में लिखे हैं, जब आप वो करेंगे तो बाकी 1/3 आपको उस समय पेमेंट करना है। ये एक अपॉर्चुनिटी आपको दी है, लेकिन वो पेमेंट भी आपका 30 डेज में होगा।
उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते कि मैं 6 महीने बाद दे दूंगा यार, 4 महीने बाद दे दूंगा, नहीं। 30 दिन में सारी पेमेंट सेटल करनी ही होंगी आपको। जो बाकी चीजें हैं, जैसे आपने टमाटर किया, आलू किया, प्याज किया, बाकी जितनी एग्रो कमोडिटीज हैं, आपको एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिलीवरी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम बाद में दे रहे हैं या 3 महीने बाद देंगे। एग्रीमेंट, कानून ये कहता है कि आपको उसी समय पेमेंट करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? कैश ट्रांसफर होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, चेक से होगा, कोई और तरीका होगा करने का? यहां पे केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है राज्य सरकारों को कि अपने राज्य में जो उनको सही लगता है, अगर उनको लगता है कि कैश पेमेंट होनी चाहिए तो राज्य सरकार कानून बना सकती है कि आपको कैश देना है। अगर राज्य सरकारों को लगता है कि नहीं, डिजिटल पेमेंट हमें प्रमोट करना है, वो कर सकते हैं, या ऑप्शन दे सकते हैं कि निम्न 3 या 4 में से जो सा आपको सही लगे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों को दिया गया है कि पेमेंट का तरीका क्या होगा। एक्सेप्शंस क्या आएंगे? एक्सेप्शंस ये आएगा कि जो अभी आपका एग्रीमेंट हो चुका है, ऑलरेडी जो आपने एग्रीमेंट कर लिया है, वो एग्रीमेंट इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले, जब तक वो एग्रीमेंट वैलिड है, वो वैलिड रहेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप किसान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपने मान लीजिए 10,000 टन का प्रोडक्शन करवाया किसी चीज का, अब उसमें राज्य सरकार अपना कानून नहीं ला सकती कि आप 10,000 टन स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपने हिसाब से उस चीज को तैयार करवाया है किसान से। आपको उस बात को समझना पड़ेगा। और राज्य सरकारों को भी ये कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसान और स्पॉन्सर के बीच में, आप उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर लगेगा, या जो आपने 10,000 टन आपने जो माल बनाया है आप उसको संभाल के रखिए और हमारे हिसाब से बेचिए। राज्य सरकारों का इसमें इंटरफियरेंस नहीं चलेगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि किसी भी तरह से, अब किसान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी जमीन। किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी रूप में, किसी भी स्पॉन्सर का किसान की जमीन पे कोई हक नहीं होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग में क्या चीज एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगी, एक है लैंड। किसी भी तरह का लैंड कंपोनेंट आप ये नहीं कह सकते कि हमने एग्रीमेंट किया है तो किसान की जमीन पे हमारा अधिकार हो गया। आप ये नहीं कर पाएंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है किसान की जमीन पे किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कब्जा करने का, और वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। चाहे वो सेल है, चाहे वो लीज है, चाहे मॉर्टगेज है, किसी भी तरह से कोई भी लैंड रिलेटेड एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट में नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि किसी किसान पे आप कहते हैं मैं ग्रेडिंग स्टेशन बना रहा हूं, या मैं इस पे ग्रीन हाउस बना रहा हूं, और मुझे आपकी 10 एकड़ जमीन है, इसमें मुझे आप 2 एकड़ पे ग्रीन हाउस बनाने दीजिए, हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं प्रोडक्शन का, लेकिन ग्रीन हाउस पे खर्चा मैं कर रहा हूं। आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। जब आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो जब आपका एग्रीमेंट खत्म होगा तो आपको वो स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा, और जिस तरह से आपको जमीन दी गई थी उसी हालत में जमीन आपको लौटानी होगी। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप किसान से उसका कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। इनफैक्ट वो स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं हटाया, उस स्ट्रक्चर पे अगर किसान कह रहा आप इसको हटाइए, मेरे को फसल लेनी है, और आप नहीं हटा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर पे मालिकाना हक किसान का हो जाएगा। तो आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और आपने स्ट्रक्चर नहीं हटाया है। अब रही बात कि अब दिक्कतें आएंगी, बाढ़ आती है, सूखा आता है, नुकसान भी हो सकता है, ये बात भी सबको समझ में आ रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब आप एग्रीमेंट करें तो आप साथ में इंश्योरेंस भी करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि किसान की गलती नहीं है, फोर्स मेजर है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, लोकस्ट अटैक हो गया, फसल खराब हो गई। तो बेहतर ये रहेगा कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं, या आपको एडवाइस दी जाती है कि आप उसमें किसी ना किसी तरह का इंश्योरेंस कराएं। ये दोनों के बीच की बात है, आपके और किसान के।
आप अगर नहीं चाहते, आपका रिस्क है, वो रिस्क फिर आपको लेना पड़ेगा। तो एडवाइजरी ये है कि आप इंश्योरेंस करें। अगर आप किसी तरह का क्रेडिट लेना चाहते हैं, अगर बैंक ये कहता है कि साहब ये प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम एग्रीमेंट हम आपको करने को तैयार है, आपका वो एग्रीमेंट हम एज ए मॉर्टगेज रख सकते हैं, फसल क्या है क्या नहीं है, लोन के लिए हमें एग्रीमेंट चाहिए, आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम को लोन के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वो दिया जाता है। अब ये बात आती है कि आप ओवरऑल रिस्क मिटिगेशन और क्रेडिट फ्लो के लिए क्या नए नए तरीके ला सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वेदर फोरकास्टिंग है, आप हेजिंग कर सकते हैं, आपके पास एक्सचेंजेस हैं, बहुत कुछ है। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी हमने, जैसे प्राइस डिस्कवरी की बात करी कि आप प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें ताकि आपको उसका फायदा हो। अब बात आती है दूसरी के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ क्या हो सकता है। एग्रीगेटर में ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं किसान हूं और मैं कंपनी के साथ डील कर रहा हूं और मेरे गांव में एक एफपीओ भी है या मेरे आसपास एक एफपीओ भी है। एफपीओ भी उसमें पार्टी बन सकती है कि मैं एज ए एफपीओ XYZ कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं और मेरे ये 15 किसान हैं, ये आपको माल पैदा करके देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो उसके खेत पे होगा, एफपीओ के पास तो कोई जमीन है नहीं। तो अगर आप एफपीओ में अपने मेंबर किसानों की लिस्टिंग दे सकते हैं, उसके मैप दे सकते हैं, उसकी लैंड की डिटेल्स दे सकते हैं, तो जैसे हमने पहले कहा कि स्पॉन्सर को इंस्पेक्शन करने का अधिकार है। मान लीजिए आप एक एफपीओ और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आप कहां कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी जमीन तो कुछ है नहीं, आपके मेंबर्स की जमीन है। एफपीओ तो एक लीगल एंटिटी है, वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ओनर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना इस बात को कि हम क्या करें। और उसके लिए जरूरी है कि आप अगर एज ए एफपीओ थर्ड पार्टी एज ए एग्रीगेटर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसमें किसान को भी भरोसा रहेगा कि मैं वाया एफपीओ एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं और हम कलेक्टिवली 5,000 टन 10,000 टन जितना प्रोडक्शन है वो हम स्पॉन्सर को या एक्सपोर्टर को या प्रोसेसर को दे सकते हैं। यही चीज आप रिवर्स में कर सकते हैं। एफपीओ सीड कंपनीज के साथ, पेस्टिसाइड कंपनीज के साथ, फर्टिलाइजर कंपनीज के साथ, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर सकती हैं कि आप हमारे जितने मेंबर हैं आप उनको इस तरह का सीड इस रेट पे देंगे, ये सर्विसेज देंगे, ये केमिकल्स देंगे या स्प्रे की जिम्मेवारी लेंगे। आप इस तरह का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें तीनों को लिखना पड़ेगा कि हम सारे किसान थ्रू अपने एफपीओ पार्टी के साथ इस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपको डिटेल में बता दी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपको मान लीजिए बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट में अल्टरेशन करना है और किसान आपके पास आता है कि भाई साहब मेरे पास 10 किसान थे लेकिन अब वो नहीं चाह रहे हैं करना, मैं आपको 10,000 टन की जगह 3,000 टन देना चाहता हूं, या मेरे पास इस बार ज्यादा प्रोडक्शन है, आप मेरे से ज्यादा लेंगे क्योंकि हमने तो एग्रीमेंट किया है 500 टन का, मैं आपको 600-700 टन भी दे सकता हूं, हमारे किसानों ने इस बार प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई है, क्या आप 600 टन ले लेंगे या 500 ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि एग्रीमेंट अमेंड करना है तो म्यूचुअल कंसेंट से स्पॉन्सर और किसान दोनों मिलके एग्रीमेंट को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम कहा कि जितनी वेग टर्म्स होंगी प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल, आप जितनी फसल दोगे मैं ले लूंगा, अब कितनी, 50 किलो या 500 टन। इसीलिए बेहतर यह होता है कि हम उसको लिखें और क्लैरिटी रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री होगी जहां आपके एग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेंगे। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, एग्रीमेंट में डिस्प्यूट नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री का रोल आएगा जब देयर इज ए डिस्प्यूट के साथ, मेरा तो एग्रीमेंट कुछ और था और ये फॉलो नहीं कर, ये गलती चाहे किसान की है या स्पॉन्सर की है, तब उस रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो उसके क्या कैसे वो काम करेगी रजिस्ट्री, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेंगी, उस पर गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी। और वो जो रजिस्ट्री होगी उसका प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, कौन होगा, कहाँ एड्रेस होगा, कैसे वो काम होगा, अपलोडिंग का ईमेल एड्रेस क्या होगा, जो भी है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट आपको बताएगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समस्या आती है जब डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो झगड़े कैसे सुलटेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोगों ने
एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं किया। और भारत के बारे में ये कहा जाता है, आज हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इसलिए कम है दुनिया में क्योंकि हमारे यहाँ लोग एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करते। और ये भारत की इमेज के ऊपर धब्बा है। और पूरी दुनिया जब देखती है, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी जगह पे भी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, हम लोग अपने एग्रीमेंट्स को ऑनेस्टली फॉलो नहीं करते हैं, डिलीवरी नहीं देते हैं और उसमें डिस्प्यूट्स खड़े करते हैं। इसलिए भारत की इमेज वर्ल्ड में एज ए बिजनेस डेस्टिनेशन बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आता है, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स है। और हमारे यहाँ लोगों की एक टेंडेंसी है कि छोटा सा मौका मिले तो आप एग्रीमेंट से किसी तरह बहानेबाजी करके निकल जाओ। इससे हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है वो दिखता है, जो बहुत गलत है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर किसानों के साथ डिस्प्यूट होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या रास्ता निकलेगा? आप सबके लिए बेसिक चीज ये है कि आपको कोर्ट नहीं जाना है। क्योंकि जब ये डिस्कशन हो रहे थे, मैं कहना भूल गया आप लोगों को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जितने कानून आए हैं, आपको भारत सरकार के जो सेक्रेटरी साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, बहुत मेहनत करके छोटी छोटी बारीकियों को देख के उन्होंने इस कानून को बनाया। इसलिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखेंगी। झगड़ा जब होगा तो आप क्या कोर्ट जाओगे? इस कानून के हिसाब से कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि किसान अगर वकीलों के चक्कर काटेगा, आप वकीलों के चक्कर काटोगे, तो दोनों का कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ वकीलों का ही फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी डिस्प्यूट होगा, राज्य सरकारें एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएंगी कि आपकी दिक्कत है, आप वहां जाइए और कहिए कि सर मैंने एग्रीमेंट किया था विजय सरदाना के साथ और अभी एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने इनके लिए प्रोडक्शन किया, ना तो ये माल उठा रहे हैं ना पेमेंट कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपके एरिया का एसडीएम है, एसडीएम लेवल के अधिकारी को यह एम्पावर किया जाएगा कि वो आपका एग्रीमेंट देखे, परिस्थितियों को देखे, फैक्ट्स इकट्ठा करे और डिसाइड करे कि गलती किसकी है। और जो ऑर्डर वो पास करेगा, दैट ऑर्डर विल बी लाइक ए सिविल कोर्ट। उसके ऑर्डर की मान्यता कोर्ट के ऑर्डर की मान्यता के बराबर होगी, इस कानून में लिखा हुआ है। तो आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने। एसडीएम साहब कितना टाइम लेंगे ये सब करने में? उनको 30 दिन के अंदर अंदर इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जून को कहा तो आप सितंबर तक एसडीएम साहब के चक्कर काट रहे कि यार टाइम नहीं है, देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं। ये नहीं चलेगा। आपको 30 दिन में करना पड़ेगा। हो सकता है कि एसडीएम साहब खुद ना करें, आप एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बना सकते हैं, कंसिलिएशन बोर्ड बना सकते हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को रख सकते हैं, लोकल सरपंच को रख सकते हैं, कोई लोकल टेक्नोक्रेट को रख सकते हैं, कोई लोकल रिटायर्ड जज होगा, उसके मोहल्ले में रहता होगा, उसको वो कंसिलिएशन कमेटी में डाल सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। और उस कमेटी को, बोर्ड को, कंसिलिएशन बोर्ड को 30 दिन में जवाब देना होगा। अगर आपको लगता है, आप किसान है कि ना मेरे साथ तो गलत हो गया साहब, ये बात तो गलत है, या कंपनी कहती है नहीं साहब आपने किसान का फेवर किया, फैक्ट्स नहीं देखे हैं, ये जजमेंट मेरे खिलाफ है, मैं नहीं मानता, आपको अधिकार है एसडीएम से निकल के उस एप्लीकेशन को कलेक्टर तक ले जाने का। अपने फैक्ट्स लेके जाइए, वहां पे जो कंसिलिएशन बोर्ड होगा वो उसको देखेगा। और अगर किसी तरह से आप फैक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, तो कलेक्टर को अधिकार है कि मान लीजिए कंपनी कहती है साहब मैं अभी अगले महीने तो नहीं आ सकता, 3 महीने बाद आऊंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या किसान कहेगा साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। कलेक्टर को यह अधिकार है कि वो समरी ट्रायल करे, फैक्ट्स बेस्ड, जो उसके सामने फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स पे निर्णय ले 30 दिन के अंदर। ये नहीं हो सकता कि साहब मैंने आपसे डेट मांगी और आप डेट पे डेट देते जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर आपका किसी भी तरह से स्पॉन्सर फेल होता है पेमेंट करने में, मान लीजिए कि मैंने पेमेंट की, आपने कहा मैं आपको चेक दे देता हूं, आपने चेक दिया, चेक बाउंस कर गया, आपने कहा ठीक है माल भेज दो, कल आपका पेमेंट आ जाएगा, मैंने माल भेज दिया, पेमेंट नहीं आया, तो जो भी लायबिलिटी बनेगी, उस लायबिलिटी के खिलाफ अगर ऑर्डर आता है कंसिलिएशन बोर्ड का या कलेक्टर का,
तो जैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, सिविल कोर्ट के माध्यम से आपके खिलाफ रिकवरी नोटिस इश्यू हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि देख लेंगे क्या होगा। कलेक्टर को अधिकार है विच इज इक्वल टू सिविल कोर्ट कि जो भी गड़बड़ करेगा, जिसका भी ड्यू बाकी है, वो दूसरे के खिलाफ रिकवरी नोटिस निकाल सकता है। अब रिकवरी नोटिस कितने का होगा? अगर फोर्स मेजर क्लॉज आता है या किसी तरह की गड़बड़ होती है, डिस्प्यूट है, तो आप क्या करेंगे? कितना पेमेंट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो, मान लीजिए मैंने कहा आपको प्रोडक्शन करने के लिए, अब आपको नहीं चाहिए फॉर सम रीजन, आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, आप नहीं ले रहे हैं, या आपने एक्सपोर्ट की बात की थी, आज एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब आप उस मटेरियल का क्या करेंगे? बात भी सही है, लेकिन इसमें किसान की तो गलती नहीं है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया या आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम थी या बॉयलर में आग लग गई, इसमें किसान की कोई गलती नहीं। अब यह है कि आपकी पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी ये होगी कि जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए आपने कहा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 1 लाख रुपए बैठती है, आपकी पेनल्टी 1.5 लाख रुपए होगी, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ड्यू। तो आपको शुरू में ये पता है कि अगर मैंने कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया तो मेरी पेनल्टी कितनी होगी। तो सरप्राइज नहीं होगा जैसे कोर्ट में होता है कि साहब तो जज साहब सोचेंगे क्या करना है। दूसरा, अगर आपका किसी और तरह का कोई प्रोग्राम है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एडवांस पेमेंट या कॉस्ट ऑफ इनपुट जो भी आपने किया है, कि आपने किसान को कहा और किसान ने कहा साहब मैं क्या करूं, मेरा तो फसल नष्ट हो गई या कुछ भी हो गया, अगर वो फर्स्ट जानबूझ के उसने गड़बड़ करी है और किसी और को माल बेच दिया है और नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है, तो ये किसान की जिम्मेवारी है कि जितना कंपनी ने खर्चा किया है आपके ऊपर, आपको सारा वापस करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने आपको बीज दिया है, पेस्टिसाइड दिया है, आपके ऊपर बाकी कॉस्ट लगाई है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, जो भी है, स्ट्रक्चर लगाया है, उसमें आपके तरफ को उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आप पे खर्चा किया है, जो भी कंपनी ने खर्चा किया है वो किसान को देना पड़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो जो एनेक्सर की मैं पहले बात कर रहा था, कॉस्टिंग को लिखिए, क्योंकि उस समय ये कागज काम आएगा कि आपका कंपनसेशन बनता कितना है। आप कहें कि मैं आपको बीज दे रहा हूं, उस समय तो बोलेंगे 10 रुपए का, जब कंपनसेशन की बात आएगी तब आप नहीं जी 100 रुपए किलो का बीज था। आप तब ओवरनाइट अपने कैलकुलेशन बदल नहीं सकते। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, इसलिए वो जरूरी है। उसके बाद जो इशू आता है कि इन सब बातों को समझने के बाद कि ये जो कार्रवाई हुई है रिकवरी की, अगर फोर्स मेजर आता है, मान लीजिए कल को आपके यहाँ पे लोकस्ट अटैक हो गया, बाढ़ आ गई, किसान की कोई गलती नहीं। कानून में किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है कि भाई जब किसान के पास कुछ बचा ही नहीं तो वो आपके कंपनसेशन कैसे देगा? आपकी इवन मान लिया कि आपने बीज खाद पेस्टिसाइड के पैसे लगाए, किसान के खेत में लगाए, लेकिन अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, बाढ़ आ गई, वो क्या करेगा? तो आप इस हालात में किसान से कंपनसेशन नहीं मांग सकते। इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है कानून में कि आप हो सके तो इंश्योरेंस कवरेज लें, क्योंकि अगर किसान नहीं दे पा रहा है और इस तरह का नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी। और ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट अगर रहेगा तो आपका भी नुकसान नहीं है, किसान का भी नुकसान नहीं है, झगड़े भी नहीं होंगे और काम आगे बढ़ेगा। और इस सारी चीजों के अंदर अगर कल को मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम और कलेक्टर को वो सारे अधिकार हैं जो एक सिविल कोर्ट को होते हैं। वो आपको कंपेल कर सकता है अपीयरेंस के लिए, आपसे एविडेंस मांग सकता है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रोड्यूस करने को बोल सकता है, मटेरियल एविडेंस मांग सकता है, इवन आपको अपीयरेंस का ऑर्डर दे सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कलेक्टर कौन सा कोर्ट होता है हम देख लेंगे बाद में। कलेक्टर को कोर्ट के बराबर अधिकार इस कानून में दिया गया है। सो कुल मिला के ये कहा गया है कि अगर किसी तरह का, मान लीजिए कि कोई भी आपका किसान के खिलाफ कोई बकाया निकलता है कि किसान ने आपने कुछ कहा, किसान को आपने एडवांस दिया, मान लीजिए 5 लाख रुपए किसी काम के लिए या उस क्रॉप के लिए, और किसान ने फसल नहीं दी, किसी भी तरह से उसने आपको 2 लाख की दी, 3 लाख नहीं दिए, इसमें एक प्रोटेक्शन किसानों के लिए यह है कि आप उसकी जमीन की कुर्की नहीं कर सकते।
आप उसकी लैंड को ये नहीं कह सकते कि अब मैं तुम्हारी जमीन बेच के 3 लाख रुपए वसूल करूं। किसान की लैंड पे आपका अधिकार नहीं होगा। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जिनको मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और जैसा मैंने पहले कहा कि नो सिविल कोर्ट विल हैव ए जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट अगेंस्ट अंडर दिस ऑर्डर। जो भी सब एसडीएम ने या कलेक्टर ने जो ऑर्डर कर दिया दैट विल बी फाइनल। आप एविडेंस रखिए, एग्रीमेंट रखिए, उसके बाद आपका कोई इशू उसमें नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो 2 पावर दी गई हैं इस कानून में वो बहुत सिंपल है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसा मैं आपको पहले कह चुका हूं। और रजिस्ट्री के गाइडलाइंस क्या होंगे ये आपको स्टेट गवर्नमेंट्स बताएंगी। और जो भी कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो अपनी विधानसभा या विधान परिषद में रखेगी। और इस कानून के तहत जो भी नए कानून या ऑर्डर्स केंद्र सरकार बनाएगी वो पार्लियामेंट में रखेगी। तो ये था ब्रीफ में कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने नया जो कानून आया है उसके बड़े बड़े सेलिएंट फीचर्स क्या थे, आप इनको देखिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो लोग ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं आपको अपनी सप्लाई क्वालिटी एश्योर्ड रखने के लिए। और जो लोग कमिट नहीं कर सकते, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ब्लाइंड खेलेंगे, वो आपकी सोच है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये बैलेंस्ड कानून है, बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया गया है। अगर इसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई डाउट्स हो, आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो मेरे को समझ में नहीं आया है और मुझे लगता है वास्तव में इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी तरफ से उसको एक नोट बना के भारत सरकार माननीय जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उनको भेजूंगा कि सर ये मुद्दे निकल के आए हैं, इनकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसका फायदा सबको होगा। हमें यकीन है कि आपको कार्यक्रम का ये भाग जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम का दूसरा भाग भी जरूर देखें जिसमें प्रश्न आपके होंगे और उत्तर होंगे विजय सरदाना जी के। यदि आप इस कार्यक्रम के विषय में अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर केवल टेक्स्ट के माध्यम से, साथ ही ईमेल आईडी पर मेल के द्वारा भी आप हमें अपने सुझाव एवं अपने विचार पहुंचा सकते हैं।